जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ एक न्यू क्लास की शुरुआत लेकर आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को इंतजार था काफी समय की सर मैथ की क्लास आखिर में कब होगी, क्लास 12 की। तो लो भैया जी, क्लास 12 की मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और शुरुआत कर रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ा है। क्लास 12 का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि सर ये क्लास 12 जो है वो बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड में मार्क्स आना अच्छे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से आप लोगों का जो है करियर की एक स्टार्टिंग होती है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि यहीं से आप लोग डिसाइड करते हो कि आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप या डॉक्टर बन रहे हो, आप यहाँ पर डिफेंस में जा रहे हो, क्योंकि इसके बाद क्या आपके रास्ते जो है वो खुलते हैं। ये आप लोगों का दूसरा पड़ाव था। पहला पड़ाव क्लास 10th था, जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से कंप्लीट किया, और अब इस दूसरे पड़ाव में अगर आपको अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया और अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसीलिए क्लास 12 को सीरियस मोड पर जो है लेकर अच्छे से पढ़ाई करना और शुरुआत से पढ़ाई करना, ताकि आप अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा कर पाओ। और जो आप लोगों ने ठाना है कि क्लास 12 में मुझे इतने परसेंट बनाने ही हैं, तो वो आपके आसानी से बन पाए। क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत से पढ़ोगे तो लास्ट में आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। जो बच्चे शुरुआत से मेहनत करते हैं तो वो लास्ट में बहुत आराम से समय अपना निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से है तो प्रेशर आप लोगों पर नहीं होगा। आप लोग शांति से अपना सिलेबस भी कंप्लीट करोगे और काफी सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या रिविजन्स हो गए या टेस्ट हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, सब ऑन टाइम आप लोग लगाते रहोगे। तो क्लास 12 को आप लोग सीरियस जरूर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का टारगेट है गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ हूं। 100 में से 100 नंबर आएंगे, बस पूरे ध्यान से और अच्छे से मेहनत करना। तो मेनली आज हम यहाँ पर संबंध एवं फलन की बात करेंगे। अब संबंध एवं फलन, इसमें आप जो है काफी सारी चीजें देखोगे। संबंध, संबंध के प्रकार, फलन, फिर फलन को भी हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में आप लोगों ने संबंध फलन में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। जैसे कि शुरुआत आप लोगों की होती है समुच्चय के कार्तीय गुणन से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलते हो, क्रमित युग्म वगैरह देखते हो, संबंध क्या होते हैं इसको सीखते हो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, है ना। लेकिन यहाँ क्लास 12th में आप लोगों को संबंध एवं फलन सीखने के लिए बहुत ध्यान से और अच्छे से, क्योंकि ये आप लोगों का क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर्स में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आसानी से आप लोग सारे चैप्टर्स कवर कर पाओगे। तो संबंध एवं फलन में आज हम मेनली परिचय के बारे में बात करेंगे और संबंधों के क्या क्या प्रकार होते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। आप लोगों को मैं यहाँ पर हर क्लास का अपना होमवर्क दूंगा, जिसका लिंक आप लोगों को या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर होमवर्क लिंक देख सकते हैं और होमवर्क जरूर अटेंड करिएगा। क्योंकि इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क करोगे तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, क्लास का होमवर्क आप लोग जरूर कीजिएगा। होमवर्क अगर आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा, ये फील होगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे होमवर्क जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। आज का हमारा मोटिवेशन है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंडियन टीम क्रिकेट मैच एक कोई हार गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। भाई खेल में जो है हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर मान लो आपने पहले ही सोच लिया, इंडियन टीम पहले ही सोच ले कि नहीं यार, पहला मैच अगर हम हार गए तो आगे के भी हार जाएंगे, तो फिर तो उनको कोई भी नहीं जीता सकता, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि मन से हारा हुआ इंसान, मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। और इस बात को जीवन में ध्यान में रखना। और अगर आपका टारगेट गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का है तो मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरी क्लास को अच्छे से और ध्यान से अटेंड करना और साथ में हर चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप लोगों को पूरा फोकस रखना है। ओके, हमारा शुरू से टारगेट है गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर आने का। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के कार्तीय गुणन की। ठीक है, अब समुच्चय क्या होता है ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, वेल डिफाइंड याद है वर्ड आप लोगों को मैंने बताया था समुच्चय के बारे में। ठीक है, अब कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन का मतलब क्या आता है? कार्तीय गुणन का मतलब ही होता है सीधा क्रॉस से। किससे होता है? क्रॉस से। ठीक है, ए क्रॉस बी, है ना, या बी क्रॉस ए,
अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, मान लो आपके पास में, समझना एक छोटी सी बात को, एक समुच्चय है ए और इसके अवयव है ए बी, ठीक है, और एक समुच्चय आपके पास में बी, अब इसके अवयव है 1 और 2, ठीक, क्लियर। अब आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, ए क्रॉस बी लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समुच्चय ए के पहले अवयव का संबंध इसके पहले अवयव से, इसके पहले अवयव का संबंध इसके दूसरे अवयव से, यही करोगे। मतलब ए का संबंध 1 से और ए का संबंध 2 से, इसी तरह से बी का संबंध 1 से और बी का संबंध 2 से, क्लियर। अब मान लो आपको अगर कहा जाता है कि बी क्रॉस ए लिखिए, तो बी क्रॉस ए लिखने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले बी वाले के प्रथम अवयव को लेते हैं। बी का प्रथम अवयव क्या आपके पास में 1, तो 1 और ए, फिर 1 का संबंध बी के साथ में, 2 का संबंध ए के साथ में और 2 का संबंध बी के साथ में, क्लियर। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। चलो नेक्स्ट आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। अब इसकी भी हम मेनली डेफिनेशन की बात करते हैं, आखिर में इसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है। दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए। एक समुच्चय आपके पास में ए है और एक आपके पास में बी, इनका कार्तीय गुणन मतलब कि एक रोज भी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब क्रमित युग्म क्या होते हैं, क्रमित युग्म का मतलब हो गया ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो पेयर नजर आ रहा है इसको कहते हैं हम क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। इंग्लिश में कहा जाता है इसे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्लियर। इस वाले घटक को हम कहेंगे प्रथम घटक, क्या कहेंगे, प्रथम घटक, ठीक, और इसको कहेंगे हम द्वितीय घटक। ओके, क्लियर यहां तक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता है। ओके, जैसे कि एक समुच्चय आपके पास में ए, इसके अवयव है 1 2 3, एक समुच्चय आपके पास में बी, इसके अवयव है ए बी सी। मतलब एक का संबंध आपका ए के साथ में भी होगा, एक का संबंध बी के साथ में भी होगा, एक का संबंध सी के साथ में, एक का संबंध ए के साथ में, एक का संबंध बी के साथ में, एक का संबंध सी के साथ में, 2 का संबंध ए के साथ में, 2 का संबंध बी के साथ में, 2 का संबंध सी के साथ में, 3 का संबंध ए के साथ में, 3 का संबंध बी के साथ में, 3 का संबंध सी के साथ में, क्लियर। तो ये आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये क्रमित युग्मों का जो समुच्चय मिल रहा है, एक तरह से हम इसे ही क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे, अगर कहा गया है ए क्रॉस बी, तो पहले आप एक समुच्चय ए के अवयव लोगे और फिर आप बी के लोगे। अगर आपको कहा जाए बी क्रॉस ए, तो पहले आप बी के अवयव को लोगे, ठीक है। बी क्रॉस ए कहा जाता है तो एक का संबंध एक के साथ में, एक का संबंध 2 के साथ में, एक का संबंध 3 के साथ में, इस तरह से ये हमारा पूरा आगे चलता कंप्लीट होता हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट आता है क्रमित युग्मों की समानता। अब क्रमित युग्मों की समानता क्या होती है, क्रमित युग्म तो आप लोगों को पता चल गया कि क्रमित युग्म आखिर में होता क्या है, ठीक है। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं, कोई भी 2 क्रमित युग्म समान होंगे कब, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या हो, समान हो। 2 क्रमित युग्म समान होंगे कब, जब उनके प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हो। जैसे कि 2 क्रमित युग्म आपके पास में, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, जब इसका प्रथम घटक और इसका प्रथम घटक बराबर हो, इसका द्वितीय घटक और इसका द्वितीय घटक बराबर हो, क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, जहां किसी समुच्चय ए क्रॉस बी के अवयवों का प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है, वही जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, क्लियर। इतना आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट या कोई परेशानी होगी यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आता है कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। अब कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, यदि ए में m अवयव है, मान लो समुच्चय ए है आपके पास में, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, m अवयव है, ठीक। इसी तरह से समुच्चय बी, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n अवयव है, कितनी है, n अवयव है, ठीक। तो ए क्रॉस बी में m n अवयव होंगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तो इसको क्या लिख सकता था मैं, mn लिख सकता था, ठीक है, क्लियर। मान लो अगर तुमसे कहा जाता बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होती, तो समुच्चय बी में कितने अवयव, n, समुच्चय ए में m, तो ये हो जाता mn अवयव, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समुच्चय ए में अवयव है ए बी सी, क्लियर, समुच्चय बी में अवयव है 1 और 2, तो आपसे बोला जाता है कि ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, बताओ भाई,
ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय ए में कितने अवयव? 3। समुच्चय बी में कितना अवयव? 2। दोनों को गुणा करोगे कितना मिलेगा? 6। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलो, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हैं और ए या बी में से कोई अपरिमित है, तो ए क्रॉस बी भी क्या रहेगा? आपका अपरिमित समुच्चय होता है। ये बेसिक चीजें समुच्चय की मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि संबंध एवं फलन में जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, 2 क्रमित युग्म आपके पास में यहां पर है। ठीक है, ए बी और एक्स वाई, तो ए किसके बराबर होगा? ए बराबर होगा एक्स के और बी बराबर होगा वाई के। ठीक है, ए बराबर एक्स के और बी बराबर वाई के। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ठीक है, कितनी है? m। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? n। तो समुच्चय ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? mn। क्लियर? चलो, अब हमने क्या कहा, अगर मान लो समुच्चय ए में एक ए अवयव है और समुच्चय बी क्या में आपके पास में 5 है, अगर इसका गुणा करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के बराबर होगा। और एक बात और ध्यान रखना, ए क्रॉस बी में अवयव के, ए क्रॉस बी के अवयव, ठीक है, जो आपको मिलेंगे वो सारे उपसमुच्चय जो मिलेंगे और बी क्रॉस ए के जो मिलेंगे ये हमेशा नॉट इक्वल टू रहेंगे, बराबर कभी भी नहीं होंगे। ओके, ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे? रीजन क्या है उसका? रीजन देखो ये है, यहां पर देखना, अभी हमने ए क्रॉस बी की बात की तो देखो A1 A2 B1 B2 है ना। अब इधर 1A 1B, क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, इसीलिए। ओके, यही रीजन है और कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर चलते हैं संबंध फलन की तरफ हमारे पूरे। तो ये हो गया x/3 प्लस 1 और y माइनस 2/3 बराबर 5/3, 1/3। आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्लियर? तो क्या करोगे, इसको इक्वल कर दोगे इसके और इसको इक्वल कर दोगे इसके। तो x/3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। इसी तरह से y माइनस 2/3 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 5/3 माइनस 1। तो x/3 बराबर एलसीएम आ जाएगा 3, 5 माइनस 3। तो x/3 बराबर 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बराबर 6। तो x का मान कितना है यहाँ से? 2। x का कितना मान आया आपके पास में? 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2/3। तो y बराबर एलसीएम आया 3, तो 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में y बराबर 3/3। तो y बराबर 1, x का मान 2 और y का मान आपको 1 प्राप्त होता है। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। चलो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली संबंध की। किसकी बात करेंगे? संबंध की। आखिर में रिलेशन होते क्या है ना। जैसे कि अभी तक अगर संबंधों की बात की जाए, डेली लाइफ के हमारे जो संबंध होते हैं, है ना, जैसे कि मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, है ना, ठीक है, इस तरह के भाई बहन, इस तरह के सारे हमारे संबंध होते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर मैथ के संबंध कुछ अलग होंगे, इसको ध्यान से समझना। एक समुच्चय है आपके पास में ए, इसके अवयव है आपके पास में 1 2 3 4। एक समुच्चय है आपके पास में बी, इसके अवयव है 3 4 5 6 और 7। क्लियर? ये है। अब हमें बात यहाँ पर देखना है कि इनके संबंध आखिर में क्या है। तो देखो, संबंध की हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं आरेख, है ना। अब संबंधों को हम पहले तो मैं बता देता हूँ 2 तरह से जो है निरूपित करते हैं। एक तो रोस्टर रूप हो गया और एक समुच्चय निर्माण विधि हो गया, जो कि आप लोग क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग। देखो, इसके अवयव क्या है? 1 2 3 4, इसके है 3 4 5 6 और 7। क्लियर? ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ए का बी में संबंध हम देख रहे हैं। ओके, ध्यान से देखना, 1 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 4 के साथ में, ठीक है, 3 का संबंध 5 के साथ में, 4 का संबंध 6 के साथ में। तो कुल मिला के इधर वाले जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का इधर वाले अवयव से संबंध। ठीक है, क्लियर? बस ये आपका संबंध है। आगे बात समझ में? अब इनके बीच में आखिर में ये लॉजिक लग क्या रहा है
कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस तरह से इस रूप में जो है यहाँ पर संबंध इनका बन रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पर आर में रिलेशन ए का संबंध किसके साथ में, बी के साथ में, ए का संबंध किसके साथ में, बी के साथ में। ठीक है, ये उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलो तो अब यहाँ पर देखोगे सबसे पहले रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बड़ा आसान है, रोस्टर रूप लिखने में दिक्कत नहीं आती है ना। रोस्टर रूप क्या कहता है कि 1 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 4 के साथ में, 3 का संबंध 5 के साथ में और 4 का संबंध 6 के साथ में। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। लेकिन अब हमें बात करनी है समुच्चय निर्माण रूप की। किसकी बात करनी है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलो अब मैं अगर समुच्चय निर्माण रूप देखता हूं तो यहां पर देखो इधर वाले अवयवों को देखना और इधर वाले अवयवों को देखना। ठीक है, तो r बराबर है ना एक्स वाई सच दैट। ठीक है, अब 1 का संबंध किसके साथ में, 3 के साथ में। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखोगे तो यहां से ये हो गया हमारा x, भाई इसको हम कहेंगे x और इसको कहेंगे हम y। क्लियर, तो यहां से देखोगे y आपको कभी मिल रहा है, y आपको मिल रहा है x प्लस 2 पर, y का भी मिल रहा है x प्लस 2 पर, जहां पर x जो है a का भी सदस्य है और x b का भी सदस्य है। ठीक है, क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि x का मान 1 रखोगे तो y का मान 3 मिलेगा, x का मान 2 रखोगे y का मान 4 मिलेगा, x का मान 3 रखोगे y का मान 5 मिलेगा, x का मान 4 रखोगे y का मान 6 मिलेगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को बड़े आसानी से और बड़े प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे और एग्जांपल्स। ठीक है, उदाहरण 2 की बात करते हैं, उदाहरण 2 की बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही बना देता हूं मैं। देखो एक समुच्चय आपके पास में P और एक समुच्चय आपके पास में Q। यहां लिख देता हूं मैं, ये समुच्चय है P और ये समुच्चय Q। इनके रिलेशन की बात करेंगे। इसके अवयव है 1 2 3 4 और इसके अवयव है A B C D। अब ध्यान से देखना, 1 का संबंध A के साथ में, 2 का संबंध भी A के साथ में और 3 का संबंध B के साथ में। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, है ना। तो अगर आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 1 के साथ में, 3 का संबंध B के साथ में। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर 3 ही चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है प्रांत, ठीक है, एक पूछा जाता है परिसर, डोमेन, रेंज और सहप्रांत। सहप्रांत, ये 3 चीजें आपसे पूछा जाती है। ठीक है, क्लियर। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में डोमेन, इसको कहते हैं रेंज और इसको कहते हैं हम कोडोमेन। क्लियर। यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक बात समझना, इधर वाले वो अवयव, इधर वाले मतलब कि इस समुच्चय x के वो अवयव है ना, इन सबको हमने लिया x, तो ये वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो इसमें किस किस का संबंध है, 1 का, 2 का और 3 का। तो हम इस कहेंगे कि इसका प्रांत क्या होगा, 1 2 3। क्लियर। परिसर क्या होगा, इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो केवल a और b का संबंध है, तो इसका परिसर हो जाएगा ए बी। क्लियर। सहप्रांत क्या होगा, इधर वाले सारे अवयव, ठीक है, तो सारे ले लोगे तो ए बी सी डी, ये इसका सहप्रांत हो गया। क्लियर। अगर मैं यहां पर देखता, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता तो प्रांत क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग प्रांत है आपका इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले से है, तो 1 2 3 4 सभी का है, तो इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक। दूसरा परिसर, परिसर, परिसर मतलब इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो 3 4 5 और 6 का ही केवल, तो परिसर हो जाएगा 3 4 5 और 6। सहप्रांत, सहप्रांत इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले अवयव से, तो 3 4 5 6 और 7, सॉरी इधर वाले सारे अवयव। सहप्रांत में क्या लेंगे हम, सहप्रांत में ये जो द्वितीय घटक नजर आ रहे हैं इसके सारे अवयव ले लेंगे,
तो 3 4 5 6 और 7, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। यहाँ तक आप लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए अब हम चलते हैं इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, चलो। यदि आपके समक्ष कोई दो वस्तुएं या व्यक्तियों का युग्म हो तो आपकी रुचि सदैव उनके मध्य उस कड़ी को खोजने की होगी जो उन्हें जोड़ती है या उनके मध्य संबंध परिभाषित करती है। फॉर एग्जाम्पल समझना, आप कोई भी दो व्यक्तियों से मिलते हो, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, है ना, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप उनको नहीं जानते हो, है ना, क्लियर? तो उनके जाने के बाद में पहले तो आप अच्छे से उनकी खातिरदारी करोगे। उनके जाने के बाद में आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि पापा ये कौन थे, मम्मा ये कौन थे, है ना, तो वो मम्मी पापा बताते कि अच्छा ये वो रिलेटिव है। तो उनके मध्य आप लोगों का मतलब उनसे रिलेशन क्या है ये आपको पता चलता है। क्लियर? जैसे कि राम और श्याम, मान लो ये दोनों भाई हैं। अजय अंकित के पिता हैं। इसी प्रकार गणित में भी बहुत से संबंध मिलते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल जो डेली लाइफ वाले संबंध है उनकी बात की जा रही है। गणित के संबंध देखते हैं, जैसे दो रेखाएं इस प्रकार संबंध रखती है, L1 L2, ठीक है, L1 L2 के समांतर है। क्लियर? L1 L2 के लंबवत है। ठीक है, अब मान लो दो रेखाएं, समझना, अगर आपको इस तरह से रेखा नजर आ रही है, ठीक है, ये आपकी L1 हो गई और ये L2 हो गई। क्लियर? या फिर आप इस तरह से ले लो, ठीक है, ये आपकी L1 हो गई और ये आपकी L2 हो गई। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या नजर आ रहा है? L2 जो है लंबवत है किसके? L1 के। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, इसी तरह से अगर कोई दो रेखा है, ये L1 है और ये L2 है, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? आप कहोगे कि ये दोनों जो है समांतर नजर आ रही है, तो L1 समांतर है L2 के। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट या कोई परेशानी यहां पर होगी। ओके, रिपोर्ट है? चलिए, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ओके, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? रोस्टर विधि से। ठीक है, रोस्टर रूप जिसको हमने कहा, या फिर समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा किया जाता है। इन दो विधियों से हम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, अब हमने यहाँ पर प्रांत देखा, परिसर देखा, है ना, सह प्रांत देखा, तो इनकी भी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। मतलब इधर समुच्चय ए के अवयव है और इधर समुच्चय बी के अवयव है। ठीक है, मतलब इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले अवयवों से है, तो वो होंगे आपके प्रांत। क्लियर? आगे बात समझ में? इनके बीच में जब हम संबंध देख रहे हैं तो इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले अवयवों से है वो होंगे आपके प्रांत। इसी तरह से समुच्चय ए से बी में संबंध रखने के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को आर का परिसर कहते हैं। जैसे कि इधर आपके पास समुच्चय ए के अवयव, इधर समुच्चय बी के अवयव। ठीक, क्लियर? अब इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले अवयवों से है वो होंगे आपके यहां पर परिसर। क्लियर? और तीसरा आता है सहप्रांत। सहप्रांत होता है आपका इधर वाले सभी अवयव, इधर वाले सभी अवयव, है ना, वो होंगे आपके सहप्रांत। तीनों चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। मुझे लगता है ये अब आप लोगों को काफी अच्छे से और काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होगा। ओके, चलो, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि से किया जाता है। अभी मैंने बताया, एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण कहलाता है। ये जो हम तीर आरेख बना रहे हैं, ये जो हमने जितने भी तीर आरेख बनाए, ये सभी क्या है? आपके दृष्टि चित्रण है। ओके, चलो, अब ये तो आप लोगों ने जितना भी था क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। अब क्लास 12th में क्या नया है? क्लास 12th में आता है आपके पास में संबंधों के प्रकार।
ठीक है, जो कि आपने क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं टोटल? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर हम जो पढ़ेंगे संबंध, वो समुच्चय ए का समुच्चय ए से ही संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहला स्वतुल्य संबंध, पहला होता है आपका स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा सममित संबंध, इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तीसरा संक्रामक संबंध, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और चौथा तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ये आप लोगों के पास में 4 संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं? 4 संबंध होते हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 संबंध आपके पास में होते हैं। क्लियर? अब आपको 1 बाय 1 इन चारों ही संबंधों को पढ़ना है। क्लियर? क्लास 12th में आप लोगों की जो पहली प्रश्नावली है वो इसी पर डिपेंड है, सारा गेम इसी का है। अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। स्वतुल्य, नाम से ही समझना, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होगी। पहला ले लेते हम, चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं पहले से। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य मतलब का क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब होता है स्वतुल्य, है ना, अपने आप के बराबर। अपने आप का, तुल्य मतलब बराबर, स्व मतलब खुद के, खुद के बराबर मतलब खुद का खुद से संबंध, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूं यहां पर, खुद का खुद से संबंध। ये आप लोगों को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसीलिए लिख कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि अच्छा ये लॉजिक लगा हुआ है यहां पर। ओके, तो देखो, खुद का खुद से संबंध समझना, जैसे कि आपके पास में एक समुच्चय ए है, ठीक है, और इसके अवयव 1, 2 और 3। हमें क्या करना है? संबंध बताना है। किसका? समुच्चय ए का समुच्चय ए से संबंध, समुच्चय ए का समुच्चय ए से संबंध। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको हम दृष्टि चित्रण से सीखते हैं। अगर ये दृष्टि चित्रण आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ए का ए से संबंध, ठीक है, क्लियर? इतना तो आपको पता है। समुच्चय ए के अवयव क्या है? 1, 2, 3। इसका अवयव क्या है? 1, 2, 3। क्लियर? अब मान लो 1 का संबंध है 1 से, ठीक है, 2 का संबंध है 2 से, और 3 का संबंध है 3 से। लेकिन मान लो 1 का संबंध और 2 से भी है, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 2 से भी है, 3 का संबंध 3 से भी। खुद का खुद से संबंध, समझना मेरी बात, खुद का खुद से संबंध, इस बात का मतलब है कि इधर वाले जो अवयव हैं, जैसे कौन है? 1, 2 और 3, तो 1 का संबंध 1 से तो होना ही चाहिए, बाकी किसी से भी और भी है तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका उससे संबंध जरूर होना चाहिए। 2 है तो 2 का 2 से संबंध होना चाहिए। देखो 1 का 1 से संबंध हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब चाहे यहाँ पर 1 का 2 से भी संबंध हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि क्या 1 का संबंध 1 से है? हाँ है। 2 का संबंध क्या 2 से है? हाँ है। 3 का संबंध क्या 3 से है? हाँ है। तो ये आपका होगा स्वतुल्य संबंध। बस, खुद का खुद से संबंध, इसीलिए है ना, ये ट्रिक लिख देता हूं मैं, ये ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको पता रहेगी कि क्या आखिर में आपके लिए यहाँ पर ट्रिक यूज की जा रही है। ओके, चलो
इसको कर देते हैं हम साइड में थोड़ा सा, है ना, कुछ उदाहरण के साथ में हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं और इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो हो जाएगी आपके पास में, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ परिभाषा, है ना, परिभाषा हो जाएगी इसका ए का ए से संबंध, ठीक है, आर, और फिर फॉर ऑल ए एलिमेंट है किसका, ए का, ठीक, मतलब ए का ए से संबंध, एक का एक से संबंध, एक दो का दो से संबंध, तीन का तीन से संबंध, तो ये क्या है हमारे पास में स्वतुल्य संबंध, ठीक है। उदाहरण जैसे कि आपके पास में एक संबंध है, एक का एक से संबंध, एक का दो से संबंध, एक का तीन से संबंध, और एक का एक से हो गया, एक का दो से हो गया, एक का तीन से हो गया, और कुछ है क्या, एक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से, और एक का दो से, और एक का तीन से, ठीक है। इस तरह से आपको संबंध दिया है, मान लो इस तरह से आपको संबंध दिया है, समझना मेरी बात, इस तरह से आपको संबंध दिया है, ठीक। एक का एक से संबंध है, एक का दो से संबंध है, एक का तीन से संबंध है, एक का एक से है, एक का दो से है, और तीन का तीन से है। तो अब यहाँ पर अगर आप, या फिर कुछ और उदाहरण लेता हूँ यार, कुछ और उदाहरण लेता हूँ, रुको, छोटा उदाहरण लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक का एक से संबंध, और एक का दो से संबंध, और एक का दो का एक से संबंध, दो का एक से संबंध, ठीक है, क्लियर। एक तो ये है, और एक है आपके पास में एक का एक से संबंध, दो का दो से संबंध, तीन का तीन से संबंध, और एक का तीन से संबंध। ये आपको दो उदाहरण नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप पहले इस उदाहरण को देखोगे और इस उदाहरण को देखोगे, उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं, अगर आपने यहाँ पर इन तीनों संबंधों को सीख लिया, ठीक है, तो बस तुल्यता संबंध ये, इन तीन को सीख लिया, इस चौथे में अपने आप काम हो जाएगा, है ना, परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो अब देखो, एक का एक से संबंध, इसको अगर आप इस तरह से बनाकर देखोगे, इस तरह से बनाकर देखोगे, है ना, मैं रफली बना रहा हूं, एक और दो, ठीक, एक और दो, एक का एक से संबंध, एक का दो से संबंध, ठीक है, और दो का एक से संबंध, क्या ये तुल्यता संबंध है? हमने कहा है कि एक का एक से संबंध होना चाहिए, दो का दो से भी होना चाहिए, चाहे एक का दो से है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो अवयव है उसका उसी अवयव से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं है। यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। और ये स्वतुल्य संबंध, देखो एक का एक से संबंध है, दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है। अब एक का तीन से संबंध हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक का एक से होना चाहिए, एक का दो से भी होना चाहिए, तीन का तीन से, मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, वो यहाँ पर है। चाहे इसमें एक का संबंध तीन से और किसी से भी आ रहा है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितने अवयव है उनका खुद का खुद से जरूर होना चाहिए। तो ये स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, क्लियर। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक आप लोगों को बहुत आसानी से और प्यारे तरीके से समझ में आ गया है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध होगा, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं, उल्टा सीधा सेम, उल्टा सीधा समान, उल्टा सीधा समान, ठीक है, उल्टा सीधा समान, ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है। अब देखो हमने इधर क्या कहा था, इधर हमने कहा था कि खुद का खुद से संबंध, इधर कह रहे हैं हम उल्टा सीधा समान। कैसे भाई? आओ इसको देखते हैं। जैसे कि सेम चीज, वही समुच्चय ए है, इसके अवयव है आपके पास में 1 2 3, ठीक है। अब उल्टा सीधा समान, इधर समुच्चय ए ले लेंगे और इधर ए का ए से संबंध, ए और ए का ए से संबंध, इधर हो गया 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3, ठीक। चलो एक का संबंध दो से है ना,
दो का संबंध 3 से है, ठीक है, और 2 का संबंध 1 से है। समझना इस बात को ध्यान से, इस बात को समझना ध्यान से। 1 का संबंध 2 से है ना, और 2 का संबंध 1 से है। समझ रहे हो बात? 1 का संबंध किससे है? उल्टा सीधा संबंध। जैसे कि 1 का संबंध अगर आपका 2 से है तो फिर 2 का भी संबंध आपका 1 से होना चाहिए। क्लियर? अगर आपका 2 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध भी 2 से होना चाहिए। क्लियर? जैसा कि आपने देखा कि 1 का संबंध हमारा किससे? 2 से है। क्लियर? अब 2 का संबंध भी वापस किससे है? 1 से। तो ये उल्टा सीधा समान, ये वाला फंडा इसमें लगता है। ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा साइड में करते हैं। फिर जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, है ना। उदाहरण जैसे कि एक संबंध है आपके पास में, 1 का 1 से संबंध और 1 का 2 से संबंध और 2 का 1 से संबंध। ठीक, समझना, 1 का 1 से संबंध, जैसे कि 1 का 1 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, ठीक, और 2 का भी 1 से संबंध है। तो अब आपने यहां पर क्या देखा? यहां आपने देखा 1 का संबंध किससे है? 2 से, तो 2 का भी संबंध किससे होना चाहिए? 1 से। तो लो भैया 2 का संबंध भी हमारा 1 से है। क्लियर? अब 1 का संबंध 1 से है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उल्टा सीधा एक जैसा जरूर होना चाहिए। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसान लगेंगे। तो क्या ये संबंध सममित संबंध है? हाँ भैया, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक, क्लियर? चलो फिर देखते हैं। R बराबर आपका एक और है, मान लो क्या लूँ मैं, 1 का संबंध 2 के साथ में और 2 का संबंध 1 के साथ में। चलो भाई अब बताओ, क्या ये आपका सममित संबंध है? उल्टा सीधा एक समान, उल्टे सीधे हमें एक जैसे नजर आने चाहिए, उल्टे सीधे हमें एक जैसे नजर आने चाहिए। 1 का संबंध अगर आपका 2 से है तो 2 का भी संबंध आपका 1 से होना चाहिए। तो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध भी 1 से है, तो ये भी हमारा क्या है? सममित संबंध है। क्लियर? चलो और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण ले लेते हैं। R 2 का संबंध 2 से, 2 का 3 का संबंध 3 से और 1 का संबंध 2 से। समझना अब ध्यान से, क्या ये आपका सममित संबंध है? 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक, इधर 1 2 और 3। क्लियर? इधर A इधर भी A। समझना इसको ध्यान से। 2 का संबंध 2 से, ठीक है, 3 का संबंध 3 से, ठीक है। अब 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 से। भाई 1 का संबंध जब 2 से है तो 2 का भी संबंध 1 से होना चाहिए ना। क्या यहाँ पर ऐसा है? नहीं। 3 का संबंध 3 से है, ठीक है, 3 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई, स्वतुल्य वाली बन गई। लेकिन हमने कहा है कि 1 का संबंध अगर 2 से आ रहा है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। यहाँ ऐसा नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ ऐसा नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्लियर? नाम से समझते हुए चलोगे ना तो कोई डाउट कोई परेशानी नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। अगर नाम से ठीक से नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। क्लियर? बताओ भाई जल्दी से। मुझे लगता है कि यहाँ तक का सारा फंडा आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी होगी। ओके, नेक्स्ट तीसरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है वो इसी में रहता है ना। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात कर लूँ, इसकी परिभाषा नहीं लिखी ना हमने, इसकी भी परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। यदि
ए बी सदस्य हैं आर के, तो बी ए बी सदस्य होने चाहिए आर के। ठीक है, मतलब ए और बी में संबंध है कुल मिला के, तो बी और ए में भी संबंध होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रख लेना आप तो। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? संक्रामक नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है बीमारी। क्या आता है? बीमारी, है ना, फैलने वाली, जो तेजी से फैलती है ना। जैसे कि आप लोगों ने कोविड देखा है, कितना तेजी से फैला, एक दूसरे के संपर्क में आते ही फैलना शुरू हो गया, किसी ने किसी को टच किया, कोविड होना शुरू हो गया, है ना। ठीक है, तो संक्रामक भी कुछ इसी तरह का है। तो संक्रामक का अगर हम सीधा सा फंडा देखेंगे, तो संक्रामक का, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, है ना, आपको बहुत आसानी से और बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास में एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3, ठीक है, इधर भी हो गया आपके पास में 1 2 और 3, ठीक है, क्लियर। चलो क्या कर रहे हैं हम, एक का संबंध एक के साथ में, यही हम देख रहे हैं। अब देखो, एक का संबंध 2 से है, ठीक, एक का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है, क्लियर। ये आपको यहाँ पर संबंध नजर आ रहे हैं, मतलब कि एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है और एक का संबंध 3 से है, क्लियर। कुछ इस तरह से आपको ये नजर आ रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका फंडा बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से देखो, 1 2 और 3 ये है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध किससे है? 2 से है, ठीक, 2 का संबंध किससे है? 3 से है। तो आप लोगों को यह देखना है कि एक का संबंध भी 3 से होना चाहिए, डायरेक्ट। ओके, अगर ऐसा है तो वो संक्रामक संबंध है, नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो सारे काम आपके बड़े आसान हो गए और फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर इसको अगर हम सीखते हैं तो इसको कुछ उदाहरण से सीखते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं। परिभाषा, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर, इसको ऊपर ही भेज देता हूं, तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ए और बी में अगर संबंध है, बी और सी में अगर संबंध है, तो ए और सी में भी संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये हमारा संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। ओके, चलो आओ उदाहरण से देखते हैं, है ना। इसके उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक संबंध दिया है, एक का संबंध एक के साथ में और एक का संबंध एक के साथ में, एक का संबंध 2 के साथ में और 2 का संबंध 1 के साथ में। आपको ये बताना है कि क्या ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। समझना, एक का संबंध किसके साथ में? 1 के साथ में, क्लियर, ठीक है। इधर से देखना, एक का संबंध किसके साथ में? 2 के साथ में, ठीक है। तो 2 का संबंध किसके साथ में? 1 के साथ में। मतलब अगर इसका इससे संबंध है 1 2 1 इस तरह से है, मान लो, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का भी आपस में संबंध होना चाहिए। क्लियर, क्या ऐसा नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। एक का संबंध 1 से नजर आ रहा है, ठीक है, वो रहा। एक का संबंध 2 से नजर आ रहा है, हाँ। 2 का संबंध 1 से नजर आ रहा है, हाँ। अगर आपको सिर्फ ये दिया जाता है, मान लो सिर्फ ये दिया जाता है 1 2, एक का संबंध 2 के साथ में, ठीक है, 2 का संबंध 1 के साथ में, तो एक का संबंध 1 के साथ में भी होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा होगा
संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर? पहली बात। चलो नेक्स्ट और देखते हैं उदाहरण, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। आर बराबर 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 2 के साथ में, 3 का संबंध 3 के साथ में और 1 का संबंध 2 के साथ में। चलो इसको देखना। 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 2 के साथ में, 3 का संबंध 3 के साथ में। तो 1 का संबंध क्या 2 के साथ में है? ये आपका देखो 1, 2 और 3, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। समझना मेरी बात को। हमने क्या कहा, ए का संबंध होना चाहिए बी के साथ में, बी का संबंध होना चाहिए सी के साथ में, तो ए और सी का भी संबंध होना चाहिए, ठीक। तो सेम चीज, एक का संबंध 2 के साथ में, पहली बात, 2 का संबंध 3 के साथ में, तो 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए। तो हमारे पास में कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या? देखो भाई फटाफट से देखो, क्या हमारे पास में ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 2 के साथ में और 1 का संबंध 2 के साथ में। 1 का संबंध 1 के साथ में, ठीक है। 2 का संबंध 2 के साथ में, ठीक है। मतलब इसका इससे संबंध है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। 2 का 3 से है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 1 का 2 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह हमारा संक्रामक संबंध है, ठीक। चलो नेक्स्ट कुछ और भी उदाहरण लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट उदाहरण लेते हैं ताकि आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाए, है ना। एक उदाहरण और लेता हूँ। 2 का संबंध 2 के साथ में, 3 का संबंध 3 के साथ में और 1 का संबंध 2 के साथ में। चलो क्या ये संक्रामक संबंध है? बताओ भाई, क्या ये हमारा संक्रामक संबंध है? 2, 3, 1, है ना। मान लो इन दोनों का संबंध है, ठीक है। या फिर 2 का संबंध 2 के साथ में, ओके। 3 का संबंध 3 के साथ में, ओके। तो 1 का संबंध 2 के साथ में होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो ये भी हमारा क्या है? संक्रामक संबंध है ना। और देखता हूँ उदाहरण। आर बराबर, मान लो 5वां लेते हैं। 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 2 के साथ में, 3 का संबंध 3 के साथ में, 1 का संबंध 2 के साथ में, 2 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 3 के साथ में, 3 का संबंध 2 के साथ में, ठीक। इस तरह से ये उदाहरण इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ये समझ में आ गया तो सारा काम हो जाएगा। अभी इन तीनों को छोड़ दो, अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। 1 का संबंध 2 से है, ठीक है। 2 का संबंध 1 से है, ओके। 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 2 से है, ओके। तो 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए। क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 2 के साथ में और 3 का संबंध 3 के साथ में है, तो 1 और 3 का भी संबंध होना चाहिए, या 1 और 2 का भी संबंध होना चाहिए, है ना, ठीक। क्या ऐसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि 1 का 2 के साथ में ठीक है, 2 का 1 के साथ में ठीक है, 2 का 3 के साथ में ठीक है, 3 का 2 के साथ में ठीक है, लेकिन 1 और 3 में हमारे पास में संबंध नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। क्लियर? इसकी परिभाषा तो लिख दी हमने। चलो भाई नेक्स्ट अगला देखते हैं, चौथा, तुल्यता संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें, परिभाषा देख लेते हैं, ऐसा संबंध जिसमें या यदि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है। इतना सा आपको सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर ये आपको आ गया तो समझ लो आपको सब कुछ आ गया। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी या किसी तरह का कोई डाउट रहने वाला है। ओके, तो ये इसका बेसिक पार्ट था बेटा, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर संबंध और संबंध के प्रकार के बारे में सिखाया। इनसे संबंध के प्रकार से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं ना, हम प्रश्नावली के फॉर्म में करेंगे। जब हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से और सारे एग्जाम्पल्स और मिलेंगे। बस एक बार इन लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहना आप लोग, ठीक है। जब जब भी मैथ्स की क्लास हो सारे लेक्चर्स अटेंड करना, एक भी लेक्चर मिस मत करना आप लोग। तो आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी रही होगी, है ना। अगर सेशन में मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की ये क्लास कैसी लगी। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को आज की इस क्लास से रिलेटेड होमवर्क भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर या कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोगों को होमवर्क का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। ओके, तो मुझे नहीं लगता अब किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई डाउट है। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।